हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म पर चर्चा करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म क्या था? हम लोग पुष्पी पादपों में पिछली क्लास में बात कर लिया था। जो पुष्प होता है उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे पुष्प के मादा जननांग की। किसकी बात कर रहे थे? पुष्प के मादा जननांग की। अब पुष्प का जो मादा जननांग होता है पुष्प का जो मादा जननांग होता है वो होता क्या है? वो होता है जायांग। और जायांग की एक इकाई को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इतना भी पता हो गया था हमको। अब इसके बाद स्त्री केसर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। नंबर 1 इसमें होता है आपका वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। नंबर 2 होता है वर्तिका और नंबर 3 होता है आपका अंडाशय। तो हम लोग समझ चुके थे वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिका का आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और वर्तिकाग्र, मेरी बात सुना, वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य की जो रचना होती है, वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य की जो दंत समान संरचना होती है वो वर्तिका कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तिका कहलाती है। तो कहने का मतलब है वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिका का आधारी भाग फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय और वर्तिकाग्र के मध्य का भाग आपका वर्तिका कहलाता है। आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके कार्यों की बात करने वाले थे। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसके कार्यों की हम लोग चर्चा करने वाले थे। चलो देखते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर इस बात को लोग समझना शुरू करते हैं। क्या था? इस तरह से आपको स्त्री केसर दिखाई पड़ता है। स्त्री केसर आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहां पे है ना। इसमें क्या होता है? जो शीर्ष भाग होता है ये होता है आपका वर्तिकाग्र, ये भाग जो होता है आपका अंडाशय, और ये भाग आपका वर्तिका कहलाता है। तो पहले बात करते हैं वर्तिकाग्र की। किसकी बात करते हैं? वर्तिकाग्र की बात करते हैं। क्या है वर्तिकाग्र? आपको पता होगा कि जो वर्तिकाग्र होती है वो वर्तिका के अग्रभाग का प्रतिनिधित्व करती है। वो वर्तिका के अग्रभाग को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है। वर्तिकाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र कहलाती है। अब वर्तिकाग्र का कार्य क्या है? हम लोगों ने भी पढ़ा था कि परागण की घटना के समय, परागण की घटना के समय परागकण को ग्रहण करने का कार्य वर्तिकाग्र का होता है। परागण की घटना के समय परागकण को ग्रहण करने का कार्य वर्तिकाग्र का होता है। परागण में क्या होता था कि परागकोश से परागकण आते थे, वर्तिकाग्र पर जाते थे। ये घटना परागण कहलाती कि नहीं कहलाती है? तो परागण के समय एक तो कार्य हो गया कि परागकणों को ग्रहण करना, दूसरा कार्य परागकण इसके पास पहुंच गए। अब परागकण हमारी प्रजाति का है, हमारी जाति का है, उसकी पहचान करना, उसकी
पहचान करना। तो दूसरा काम है परागकण की पहचान करना। अगला काम क्या हो गया? परागकण की पहचान करना कि वो परागकण हमारी जाति का है या किसी अन्य जाति का है। और जब परागकण को पहचान कर लेगी वर्तिकाग्र, पहचान लेगी, रासायनिक संवाद होता है उस समय क्या होता है? रासायनिक संवाद होता है। आगे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब तीसरा काम क्या होता है? जब परागकण उसकी जाति का होगा, मेरी बात सुनिए, जब परागकण उसी की जाति का होगा तब वर्तिकाग्र क्या करेगी? उसको भोजन देती है। तो परागकण को भोजन देना, ये काम वर्तिकाग्र के होते हैं। परागण की घटना के समय परागकण को ग्रहण करने का कार्य वर्तिकाग्र करती है। परागकण की पहचान करना ये भी वर्तिकाग्र का ही कार्य है। और परागकण को भोजन देना ये भी वर्तिकाग्र का कार्य है। अब जब परागकण को भोजन मिलेगा, हम लोग परागकण को अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा एक एक वर्ड को समझ लिया है। जब परागकण को अच्छे से भोजन दिया जाएगा, भोजन मिलने के बाद, रिवर्स सुनना बहुत ध्यान से, भोजन मिलने के बाद परागकण की जो आंतरिक परत होती है, जो पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है, उसमें क्या होगा? उसकी अतिवृद्धि होगी। तो उससे क्या होगा? परागनलिका का निर्माण होगा। तो परागनलिका का निर्माण कब होगा? परागनलिका का निर्माण कब होगा? एक बात तो ये है कि परागकण को परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर जाना पड़ेगा, है ना। पहला काम है कि परागकण को परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर जाना पड़ेगा। दूसरा कार्य क्या है? इसकी पहचान हो, और पहचान यदि सही हो जाती है, यदि उसी प्रजाति का निकलता है, तब परागकण को भोजन देगा। भोजन दिया जाएगा किसके द्वारा? वर्तिकाग्र द्वारा। उसके बाद परागकण का अंकुरण होगा। इतनी घटनाएं होती हैं। तो वर्तिकाग्र के कारण क्या है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बात आती है वर्तिका। किसकी बात आती है? वर्तिका की। वर्तिका का क्या कार्य है? बिल्कुल बात ठीक है, वर्तिका का कार्य पता होना चाहिए आपको। वर्तिका का कार्य क्या है? वर्तिका का एक कार्य है कि अंकुरित परागकण, जो परागकण अंकुरित हो रहा है, अंकुरित परागकण की पराग नलिका, अंकुरित परागकण की पराग नलिका को अंडाशय तक पहुंचाना। ये कार्य किसका होगा? वर्तिका का होगा। तो वर्तिका का एक कार्य क्या हो गया कि परागकण यहां पर अंकुरित हुआ था, परागकण की जो अंकुरण के फलस्वरूप जो परागनलिका बनी उसको अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी? वर्तिका करेगी। कौन करेगी? वर्तिका करेगी। ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये तो वर्तिका का कार्य, और क्या कार्य होगा ये भी आप बोल सकते हो। अंडाशय व वर्तिकाग्र को आपस में जोड़ने का कार्य भी वर्तिका करती है ना। अंडाशय और वर्तिकाग्र को आपस में जोड़ने का कार्य भी वर्तिका करती है। ये आपके वर्तिका की कार्य होगी। अब इसके बाद अंडाशय का क्या कार्य है? अंडाशय का क्या कार्य है? चलो अंडाशय के कार्य देख लेते हैं। अंडाशय क्या होता है? वर्तिका का फूला हुआ आधारी भाग अंडाशय कहलाता है। ये हुआ। अंडाशय का एक कार्य है मादा युग्म, या उसको हम कह सकते हैं
अंडाशय का काम है फल का निर्माण करना, ये अंडाशय का ही काम है, फल का निर्माण करना, फल का निर्माण करना। और कार्य क्या है? भ्रूणकोश, भ्रूणकोश को बीजांड, बीजांड को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। क्योंकि बीजांड जो होता है अंडाशय के अंदर ही होता है, तो इसलिए संरक्षण जो देने का कार्य है वो भी अंडाशय का होता है। अब जो देखते क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वर्तिका। देखिए, प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, अब बुक अपने पास रखिए। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करती है, जो परागकण होते हैं उनको अवतरण मंच प्रदान करती है। अवतरण मंच मतलब उसको पहचानेगी, जिस स्थान मतलब उसको ग्रहण करेगी। परागण के समय परागकण को ग्रहण करने का कार्य किसका है? वर्तिकाग्र का। उसको ग्रहण करने का कार्य, उसको पहचानने का कार्य, उसको भोजन देने का कार्य, ये सब किसका हो गया? वर्तिकाग्र का। वर्तिका का दीर्घीकृत पतला एक हरा भाग जो वर्तिकाग्र, यहाँ पे वर्तिकाग्र कर लो, वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है, तो वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है, क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। वर्तिकाग्र के नीचे ही तो स्थित है, क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र, ठीक है। और अंडाशय के ऊपर स्थित है। स्त्री केसर के आधार का उभरा फूला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर, अब अंडाशय के अंदर क्या क्या होता है समझ लो। क्या होता है अंडाशय के अंदर, है ना? अंडाशय, अंडाशय के अंदर होता क्या क्या है? अंडाशय के अंदर आप देखोगे, अंडाशय, अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गर्भाशय गुहा पाई जाती है, जिसे हम कोष्ठक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा, या जिसे हम कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठक कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा होती है। गर्भाशय गुहा में अपरा पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा से बीजांड जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? बीजांड, बीजांड। अब बीजांड प्लेसेंटा के किसके थ्रू जुड़ा होता है? बीजांड प्लेसेंटा से बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत के माध्यम से जुड़ा होता है। तो अभी समझ में आएगा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको बात स्पष्ट होती चली जाएगी। अभी आपको समझना है क्या होता है कि अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा होती है। गर्भाशय गुहा में प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से बीजांड जुड़ा होता है, और बीजांड जो होता है, बीजांड, बीजांड व्रंत, बीजांड, बीजांड व्रंत के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ये आपको याद रखना। चलो देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा होती है, जिसको कोष्ठक कहते हैं। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा नाड़ा स्थित होता है, जिसे हमने प्लेसेंटा कह रखा। क्या कह रखा है? प्लेसेंटा कह रखा है। अपरा से उत्पन्न होने वाली, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजांडधानी, सॉरी बीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। बीजांड, तो बीजांड किससे जुड़ा हुआ है? बीजांड, बीजांड व्रंत के थ्रू अपरा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अपरा से जुड़ा हुआ है। और बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड को ही हम लोग कहते हैं, बीजांड को ही हम लोग कहते हैं गुरु। इधर लिख देता हूं, गुरु बीजाणु
धानी, गुरु बीजाणु धानी है, इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ बीजाणु धानी। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी या दीर्घ बीजाणुधानी बीजांड ग्रंथ द्वारा अपरा से जुड़ी होती है, बीजांड ग्रंथ द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी। याद रखना है, गुरु बीजाणुधानी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी ने दीर्घ शब्द का प्रयोग किया है, तो इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं है। गुरु भी याद रखना है, ठीक है, दीर्घ भी याद रखना है, और बीजाणु तो याद रखना ही रखना आपको, ठीक है। तो क्या है इसमें, दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। क्या कहलाती है, बीजांड। बीजांड को ही हम दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। एक अंडाशय में, अंडाशय, अब अंडाशय क्या है, ये है अंडाशय की, अंडाशय में बीजांडों की, अब देखो यहाँ पे अंडाशय के अंदर क्या था, मैंने कहा था अंडाशय बीजांड को संरक्षण प्रदान करता है, इसका ये कार्य है। अब यहाँ पे देखो क्या करता है अंडाशय, मैंने ये भी कहा था कि अंडाशय फल बनाता है। आप लोग संभवतः उसमें लग रहा होगा सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, आप कहां से बता रहे हो, सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो उसने बात करती हूँ, आप समझो क्या है। हमको पता है कि अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है अंडाशय, पहले देखो अंडाशय के अंदर होता क्या है, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड। अंडाशय क्या बनाएगा, आप कहोगे सर अंडाशय तो फल बनाएगा, अभी अब आप लोगों ने पढ़ा अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। बीजांड क्या बनाता है, बीज बनाता है। तो जब अंडाशय के अंदर बीजांड है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बायोलॉजी को रटना नहीं, समझना है। जब अंडाशय के अंदर बीजांड है तो फल के अंदर बीज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है, कॉन्सेप्ट समझिए, जब अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है, तो सीधी सी बात है कि अंडाशय के अंदर बीजांड है तो फल के अंदर बीज होगा, है ना, फल के अंदर बीज होगा। तो क्या होता है कि अंडाशय के अंदर बीजांड है और फल के अंदर बीज होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बीजांड से क्या बनता है, बीज, अंडाशय से क्या बनता है, फल। अब मेरी बात समझो यहां पे, तो यदि आपको वास्तव में बीजांड देखना है, अब बताओ यदि एक फल के अंदर ये जैसे फल जो है आपका, फल नंबर में 1 है ना, फल 1 है और उसके अंदर बीज भी 1 है, फल 1 है, उसके अंदर बीज भी 1 है, तो क्या हो रहा होगा तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड रहा होगा, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड रहा होगा, क्योंकि अंडाशय के अंदर बीजांड है ना, और फल के अंदर बीज है, बीज है कि नहीं है। तो फल के अंदर जितने बीज होंगे, फल के अंदर जितने बीज होंगे, अंडाशय के अंदर उतने ही बीजांड रहे होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं, आपका देख सकते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है आपका आम का। आम किसका होता है, आम का। अब क्या हुआ, मतलब आम एक फल है, उसके अंदर एक बीज है, तो आम के अंडाशय में एक बीजांड रहा होगा, सीधी सी बात स्पष्ट होगी कि नहीं होगी। लेकिन यदि यहां पर फल का नंबर में 1 ले लूं, फल में 1 ले लूं, फल में 1 ले लूं, फल कितना ले लूं, 1, और बीज ले लूं 1000। अब कहोगे सर ऐसा फल कौन सा है जिसमें 1000 बीज होते हैं,
वो फल है आर्किड। क्या है? आर्किड। याद रखना, यदि मैं एक फल एक ले रहा हूं, बीज 1000 ले रहा हूं, समझने प्रयास करना, यदि मैं फल एक ले रहा हूं और बीज 1000 ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अंडाशय तो एक ही है, एक अंडाशय है, किंतु बीजांड 1000 है। बीजांड कितने हैं? 1000। तो यदि यहां पे आपको यदि अंडाशय के अंदर बीजांड का नंबर पता चल जाए तो फल के अंदर बीज का नंबर बता सकते हो, या फल के अंदर बीज का नंबर काउंट हो जाए तो अंडाशय के अंदर बीजांड का नंबर बता सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो इसमें वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक अंडाशय में बीजांड की संख्या 1, जैसे धान, गेहूं और आम। धान, गेहूं और आम के अंदर एक ही बीजांड रहा होगा, तभी तो एक फल के अंदर एक बीज निकला। कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। इसीलिए मैं आपको जब इसके वर्क बता रहा था, इसके कार्य बता रहा था, तो आपको इसीलिए मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा कि आम एक खुद में एक फल है, और जब आम एक खुद में फल है, उस आम को जब आप खाते हो तो उसमें एक ही बीज निकलता है। एक आम के अंदर एक बीज निकलता है, तो स्वाभाविक है कि एक फल के अंदर जब बीज का नंबर 1 हो, जब एक फल के अंदर बीज का नंबर 1 हो, तो सीधी सी बात हो जाती है कि एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड रहा होगा। जैसे कि आप आम में देख सकते हो, गेहूं में देख सकते हो और धान में देख सकते हो, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, से लेकर अनेक, पपीता, खरबूज, आर्किड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किड का जिक्र किया, देखो नंबर भी लिख रखा है आर्किड का। आर्किड में क्या होता है? आर्किड का जब आप एक फल देखो, चलो आर्किड माना कि सपोज दैट आपको नहीं मिला देखने को, आपने मार्केट से क्या किया? आपने मार्केट से एक पपीते को खरीदा, है ना? पपीता देखते हो आप लोग। उस पपीते को क्या किया कि जब उस पपीते को आपने खाने के लिए उसको चाकू के माध्यम से कट किया, तो उसमें देखा कई सारे बीज थे। फल एक ही था, मेरी बात सुना बड़े ध्यान से, फल एक ही था, लेकिन बीज का नंबर ज्यादा था। फल के अंदर बीज का नंबर ज्यादा था, तो पपीते में स्पष्ट हो गया कि फल जब एक है तो बीजांड भी एक है, फल जब एक है तो अंडाशय भी एक ही रहा होगा। फल जब एक है तो अंडाशय भी एक रहा होगा, किंतु उसमें बीज अनेक हैं तो बीजांड अनेक रहे होंगे। तो सीधी सी बात है कि अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। बात क्या निकल के आई कि अंडाशय के अंदर एक, या मैं लिख देता हूं यहां पे, अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या हो गया कि अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक, एक अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। कोई डाउट यहां पे? कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए कि अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं, है ना? जैसे मैंने आम को देखा था जो एक को दर्शा रहा था, और आर्किड को देखा था तो वो एक से अधिक दर्शा रहा था, पपीता को देखा था, है ना? इस तरह से आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही है आगे, समझते इसकी बात को। ये पूरी अंडाशय की बात हो गई, तो लोग वर्तिकाग्र भी समझ गए, अंडाशय भी समझ गए, और ये भाग वर्तिका भी समझ गए। चलो देखो क्या लिखा आगे, गुरु बीजाणुधानी। देखो मैंने कहा था, मैंने आपसे अभी कुछ समय पहले कहा था, मैंने कहा था याद रखना, एग्जामिनर के दिमाग का कुछ भी पता नहीं। एग्जामिनर क्या करता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी लिख सकता है, गुरु बीजाणुधानी भी लिख सकता है, और लघु बीजाणुधानी भी लिख सकता है। तो अब देखो वहां पर आपको लघु करके पढ़ा रहा था, हेडिंग उसने गुरु करके पूछ दी, और बात एक ही है। मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए,
बायोलॉजी की ताकत जो है वास्तव में टर्मिनोलॉजी है। यदि आपको अधिक से अधिक टर्म पता है, बायोलॉजी के हर एक शब्द को यदि आप समझते हो, किसको क्या कहते हैं, जैसे स्त्री के शब्द को अंडक भी कहते हैं, यदि आप हर शब्द को समझते हुए पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहे हो। तो क्या किया, यहाँ पे देखो गुरु बीजाणुधानी के दिए, एनसीईआरटी पर तुम दोष नहीं लगा सकते हो कि इस बात को एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया है। एनसीईआरटी हर शब्द को पढ़ा रही है। तो अब कह रही है वो गुरु बीजाणुधानी बीजांड पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? बीजांड पर बात करेंगे। क्या होता है समझो। बीजांड की कहानी क्या है? क्या होता है कि सर्वप्रथम बाहर की तरफ एपिडर्मिस की परत बनती है। सर्वप्रथम बाहर की तरफ एपिडर्मिस की एक परत बनती है। एपिडर्मिस की लेयर बनती है। किसकी लेयर बनती है? एपिडर्मिस की। चलो, ये आपकी एपिडर्मिस की एक लेयर बन गई। उस एपिडर्मिस में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है। उस एपिडर्मिस में कई सारे मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं। कोई डाउट? उस एपिडर्मिस के अंदर कई सारी मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं। ये आपका हो गया एपिडर्मिस, ये हो गई आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल। मैं हिंदी में लिख देता हूं, एपिडर्मिस और मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सेल, ठीक है। चलो इसको लिख देता हूं, ठीक है। एपिडर्मिस, तो क्या हुआ कि एपिडर्मिस क्लियर बनती है और अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल में से एक सेल आर्चिस्पोरियल सेल बनाती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उनमें से कोई एक सेल, इन सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक सेल में से कोई एक सेल अपने आप को आर्चिस्पोरियल सेल रूपांतरित कर लेगी। जैसे चलो इसने अपने आप को आर्चिस्पोरियल सेल रूपांतरित कर लिया है ना। क्या होगा? आर्चिस्पोरियल सेल बना लेगी। ये हो गई आपकी आर्चिस्पोरियल सेल बन गई। अब क्या होता है, जब आर्चिस्पोरियल सेल बन जाएगी, आर्चिस्पोरियल सेल बनने के बाद जो आर्चिस्पोरियल सेल है ये अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेगी। हम लोग लघु बीजाणुधानी, अब हम क्या पढ़ रहे? गुरु बीजाणुधानी। इससे पहले लघु बीजाणुधानी को पढ़ रखा है। तो आर्चिस्पोरियल सेल अपने आप को दो भागों में विभाजित करेगी और दो सेल बनाएगी। एक होगी आपकी पीपी सेल। आर्चिस्पोरियल सेल विभाजित होकर दो सेल बनाती है। एक बनाती है पीपी सेल, प्राइमरी पेरिएंटल सेल। बनाती कि नहीं बनाती? एक बनाती है पीएस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। कोई डाउट? यहां तक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ कि एपिडर्मिस ने अपने आप मतलब बाहर की तरफ एपिडर्मिस की लेयर बनी, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं थी। मेरिस्टेमेटिक कई सारी कोशिकाएं थी, उसमें से एक मेरिस्टेमेटिक कोशिका अपने आप को आर्चिस्पोरियल सेल में रूपांतरित करती है। उस आर्चिस्पोरियल से दो सेलों का विकास होता है। एक होती पीपी सेल, प्राइमरी पेरिएंटल सेल। एक होती है पीएस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। कोई डाउट? अब जब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बन गई, अब यहां से क्या होगा? जो आपकी पीपी सेल है, ये सेल क्या होगी? लगातार विभाजित होकर बीजांडकाय बनाएगी, न्यूक्लियस बनाएगी। ये क्या बनाएगी? चलो यहां तक बात स्पष्ट हो गई? बहुत अच्छी। अब जो आपकी पीपी सेल है, आपकी जो ये दो सेलें बनी हैं,
प्राइमरी पेरिएंटल सेल क्या करेगी, लगातार अपने आप को विभाजित करेगी और बीजांडकाय बनाएगी। क्या बनाएगी, बीजांडकाय बनाएगी। ये चलो, ये सेल लगातार विभाजित होती है और बीजांडकाय बनाती है। क्या बनाती है, बीजांडकाय बनाती है। और इसके बाद जो आपकी प्राइमरी स्पोरोजेनस है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो कि आगे चल के मेगा स्पोर मदर सेल, ये सेल जो है आपकी मेगा स्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु, जो आपकी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। तो यहां पर पीपी सेल ने बीजांडकाय को बना दिया और पीएस सेल ने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को बना दिया। किसको ने, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को बना दिया। अब क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेरी बात सुनो ध्यान से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। चलो यहां पे मैंने कर दिया अर्धसूत्री विभाजन, हो गया अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता, सेल का नंबर 1 से कितना हो जाता, आप कहोगे सर सेल का नंबर 1 से 4 हो जाता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो सेल की संख्या 1 से 4 हो जाएगी और 4 की चारों सेल कैसी होंगी, अगुणित होगी। कैसी होगी, अगुणित होगी। क्यों अगुणित क्यों होगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो सेल कैसी होगी, अगुणित होगी। अब इन 4 सेलों को हम क्या कहेंगे, इनको हम बोलेंगे गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु। तो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, 4। अब 4 गुरु बीजाणु जो बना लेते हैं, ये आपका रहा बीजांडकाय बन गया। चलो मैं पूरा डायग्राम बना लेता हूं। 4 याद रखना, ठीक है। कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। अब 4 में से 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और ये 4 गुरु बीजाणु नष्ट होने के बाद टोटल गुरु बीजाणु कितने बचेंगे, 4 में से 3 गए, आपको सर 1 गुरु बीजाणु बचेगा। इस गुरु बीजाणु को बोलेंगे हम क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे इसे, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आगे विकसित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण कोश बनाएगा। क्या बनाएगा, आगे विकसित होकर भ्रूण कोश बनाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस बात को आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। चलो देखो क्या हुआ होगा, मेरी बात सुनते जाओ, फिर एनसीईआरटी को अंत में पढ़ेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, हुआ क्या यहां पे कि अंडाशय के अंदर कोष्ठक था, कोष्ठक के पास, कोष्ठक के अंदर अपराई प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से एक बीजांड जुड़ा हुआ था। बीजांड बीजांड ग्रंथि के थ्रू जुड़ा हुआ था। बीजांड जो था वो बीजांड ग्रंथि के थ्रू जुड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, ये देखो यहां पे, चलो मैं बीजांड बना लेता हूं यहां पे। ठीक है, ये हुआ करता था भ्रूण कोश। क्या हुआ करता था, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में क्या हुआ कि जो भ्रूण कोश था, उस भ्रूण कोश ने उस भ्रूण कोश को
सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? सुरक्षा की आवश्यकता। अब सुरक्षा की आवश्यकता के लिए क्या किया गया कि इसको एक बाहर से सुरक्षा आवरण प्रदान कर दिया गया। है ना? ये था आपका, चलो डायग्राम इधर रखता हूं, समझाने में आपको आसानी रहेगी। ये था आपका भ्रूण कोश। क्या था ये? भ्रूण कोश था। भ्रूण कोश को क्या हुआ कि सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, तो कहा भाई चलो इसे सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। दे दी सुरक्षा व्यवस्था। ईश्वर ने कहा इसके पास जीवन रहेगा, और जीवन को सुरक्षा, जीवन यदि चाहते हो तो उसको सुरक्षा चाहिए। अब उसने कहा ठीक है सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन हमको भोजन भी चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। पहले चाहिए भोजन। पहले क्या चाहिए? भोजन। उसने कहा ऐसा करो कि हमको पहले भोजन चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी शिशु जन्म ले, कल्पना करो एक शिशु का जन्म होता है। जन्म होने के बाद बताओ पहले वो अपना घर मकान देखता है कि पहले अपना भोजन देखता है? सीधी सी बात अपने आप से पूछो कि एक शिशु का जन्म हुआ है, वो अपने पहले की सुरक्षा देखेगा कि अपने लिए भोजन खोजेगा? क्या करेगा? एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया हुआ है, वो बछड़ा जैसे ही जन्म देता है पहले क्या करता है? पहले वो भोजन खोजता है। क्या खोजता है? भोजन। जैसे ही जन्म होता है वो तुरंत मां के पास जाता है और दूध पीता है, क्योंकि उसको चाहिए भोजन। तो इसने कहा ठीक है सुरक्षा और रक्षा की तो बात की है, पहले मुझे भोजन प्रदान करो। कहा ठीक है भाई तुमको मैं भोजन प्रदान करता हूं। क्या प्रदान करता हूं? भोजन प्रदान करता हूं। तो इसे सबसे पहले भोजन उपलब्ध कराया गया। ये रहा भोजन। ठीक है, क्या रहा? भोजन, है ना? भोजन मिल गया इसको। अब भोजन मिलने के बाद ये भोजन हो गया। अब इसने कहा ठीक है भोजन मिल गया, अब मुझे चाहिए सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि ईश्वर जानता है इसके अंदर जीवन है, और इसके अंदर जीवन है तो उसको सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग भी पहले जब भोजन की व्यवस्था हो जाती है तब अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हो कि नहीं अब तो मैं भोजन कर चुका हूं, अब यदि आवश्यकता पड़ी तो मेरे अंदर पर्याप्त ऊर्जा है, मैं अपने शत्रु से अच्छे से बात कर सकता हूं, अच्छे से निपट सकता हूं। यानी कहने का मतलब है भोजन के बाद अब क्या चाहिए? सुरक्षा। तो इसे सुरक्षा दी गई। चलो भाई सुरक्षा दे दी। क्या दे दी? सुरक्षा। मिल गई सुरक्षा। अब उसने कहा देखो ईश्वर ने कहा एक चीज नोट कर लो, इसके अंदर जीवन है, और इसके अंदर यदि जीवन है तो एक परत से काम नहीं चलेगा। जीवन है ना तो बेहतर सुरक्षा चाहिए। का ऐसा करो एक परत और प्रदान कर दो, सुरक्षा की एक लेयर और प्रदान कर दो। चलो भाई एक लेयर सुरक्षा की और प्रदान कर देगी। सुरक्षा की एक लेयर और प्रदान कर देगी। ठीक है, सुरक्षा की एक लेयर और प्रदान कर देगी। कोई डाउट?
मिल गई सुरक्षा। अब सुरक्षा मिलने के बाद अब बात आती है इसके भावों की, क्या क्या नाम दिया जाए, क्या क्या नाम दिया जाए। तो यहां पर सबसे मैंने आपसे कहा था कि जो बीजांड होता है ये किसकी संरचना है, ये हो गई आपके बीजांड की संरचना। बीजांड से क्या बनता है, आप कहोगे सर बीजांड से बीज बनता है, बनता कि नहीं बनता। बीजांड किसके अंदर होता है, आप कहोगे सर बीजांड अपरा से जुड़ा होता है, ये कोष्टक के अंदर होता है, गर्भाशय गुहा के अंदर होता है। गर्भाशय गुहा कहाँ होती है, आप कहोगे सर गर्भाशय गुहा अंडाशय में होती है। अंडाशय कहाँ होता है, आप कहोगे सर अंडाशय स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर कहाँ होता है, स्त्री केसर कहोगे पुष्प में पाया जाता है, मादा जननांग है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो क्या हुआ कि ये बीजांड होगा। अब बीजांड के भाग क्या क्या है, क्या क्या नाम दिया जाए, तो उसने कहा सबसे बाहर जो तुमको दिख रहा है इसे हम बाहा आवरण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हमने एक नाम दे दिया बाहा आवरण। क्या कहा, बाहा आवरण, ठीक है। फिर आपके इसके अंदर एक और फिगर दिख रहा है, एक और आवरण दिख रहा है। मैंने कहा दो सुरक्षा आवरण चाहिए, इसको दो सुरक्षात्मक आवरण चाहिए है ना, तो उसे कहा गया आंतरिक आवरण का, अंतः आवरण कहा गया। क्या कहा गया, अंतः आवरण कहा गया, है ना। क्या कहा गया, अंतः आवरण कहा गया। चलो अंतः आवरण हो गया। अंतः आवरण बाद अब आपको तीसरा ये व्यवस्थापन दिख रहा होगा, इसको क्या कहा था, आपको वैसे इसको आपने कहा था भोजन के लिए उपलब्ध कराया था। तो भोजन को उपलब्ध कराया था तो इसको क्या कहेंगे, इसको बीजांडकाय कहेंगे, बीजांडकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजांडकाय कहेंगे। अब सबसे अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश बोलेंगे। इतना तो क्लियर हुआ। अब सबसे नीचे आपको ये भाग दिख रहा है, ये सीधा बीजांड है, याद रखना। कैसा है, सीधा। और जब सीधा है, जब कोई चीज सीधी हो तो उसका आधारी सिरा कहाँ होता है, आपको जब किसी चीज को हम सीधा रखेंगे तो उसका आधारी सिरा नीचे होगा। तो ये आधारी सिरा है। आधारी सिरा को हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। इंग्लिश में कैलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलाजा कहते हैं। ये भी याद रखना, ये निभाग हो गया। अब इसके बाद अब क्या हुआ, ये आपका जो बीजांडकाय है ये किसके थ्रू ने, किसके माध्यम से, जो बीजांड है अपरा से किसके माध्यम से जुड़ा है, आप कहोगे सर ये अपरा से बीजांड ग्रंथ के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो आपका एक भाग हो गया बीजांड ग्रंथ। क्या हो गया, बीजांड ग्रंथ। 1 2 3 है ना, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 3 और 3 6, ठीक है। अब इसके बाद बीजांड से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये जो बीजांड से एक बिंदु से जुड़ा होता है, ये जो आपका बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय बीजांड से एक बिंदु के थ्रू जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये आपका हाइलम हो गया, है ना। ये आपके जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना, हाइलम हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये क्या था, आधारी बाजी से क्या कहा था, निभाग। अब निभाग का ठीक विपरीत सिरा क्या कहलाता है, बीजांड सिरा, बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है। तो ये हो गया आपका बीजांड द्वारी सिरा। क्या हो गया, बीजांड द्वारी सिरा। और बीजांड द्वारी सिरा के ऊपर आपको ये द्वार दिखता है, ये हो गया आपका बीजांड द्वार। क्या हो गया,
बीजांड द्वार। क्या हो गया? बीजांड द्वार। अब पढ़ते एनसीईआरटी में, क्या यही सब कुछ है कि और कुछ है? तो बीजांड की संरचना को अच्छे से पढ़ लिया, उसके नामों को हम लोग समझ लिया। देखो क्या है बीजांड काय को हम लोग फेनिकल भी कहते हैं। कहां है बीजांड ग्रंथ? सॉरी, बीजांड ग्रंथ को फेनिकल कहते हैं। बीजांड ग्रंथ ये रहा आपका, ये फेनिकल भी कहा जाता है। ठीक है, लिखा होगा एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं। ठीक है, फेनिकल कहते हैं। चलो अब पढ़ते क्या लिखा हुआ। बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड क्या है? एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, के द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। तो बीजांड वृंत के थ्रू, मैं नंबरिंग कर देता हूं, समझ में आता रहेगा आपको। यहां से मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या हुआ कि अब देखो पढ़ते जाओ एनसीईआरटी, बात इससे करते जाओ। लिखा हुआ है कि बीजांड एक छोटी सी संरचना जो एक बीजांड एक वृंत या डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, के द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। तो बीजांड वृंत ये रहा, इसमें कहां रहा 6 नंबर, ये रहा। तो बीजांड वृंत क्या है? जो बीजांड को अपरा से जोड़कर रखता है। कोई डाउट? आगे क्या लिखा हुआ है? बीजांड की काया बीजांड ग्रंथ के साथ नाभिका नामक क्षेत्र से संग्रहित होती है। तो नाभिका कहां है? नाभिका है ना, निभाग, हाइलम या नाभिका, इसे हम हाइलम भी बोलते हैं। हाइलम या नाभिका, याद रखना दोनों शब्द, हाइलम या नाभिका। इंग्लिश में से हाइलम कहा जाता है, हिंदी में से नाभिका कहा जाता है। ठीक है, तो कहां है नाभिका? 7 नंबर देखो आप, ये रहा। तो बीजांड काय को बीजांड ग्रंथ से जोड़कर रखने वाली जो बिंदु है, जो संरचना है, क्या है वो? नाभिका या हाइलम है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड ग्रंथ के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल बात ठीक है। बीजांड और बीजांड वृंत सीधा ऐसे बोल सकते हो, बीजांड का ना बोल के बीजांड और बीजांड वृंत के संधि बिंदु को क्या कहते हैं? नाभिका या हाइलम कहते हैं। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण संरक्षण आवरण होते हैं। मैंने कहा था संरक्षण आवरण कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2, बाह्य आवरण, अंतः आवरण। तो ऐसा नहीं कि 2 ही होंगे, 1 भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों पढ़ के चलेंगे। ठीक है, 1 है तो अच्छी बात, 2 है तो भी अच्छी बात, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों दर्शाए हुए हैं। तो वही लिखा है कि प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। तो बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वार नामक संयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड की चारों तरफ होता है। तो ये कहां नहीं होता? बीजांड द्वार पर नहीं होता। देखो कहां है बीजांड द्वार? बीजांड द्वार ये रहा। बीजांड द्वार कहां है? ये रहा। देखो यहीं पर तो अध्यावरण अनुपस्थित है, यहां पर अध्यावरण कहीं है? नहीं है। तो ये अध्यावरण बीजांड द्वार की जगह अनुपस्थित होते हैं, बाकी शेष जगह को आवृत किए रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत, बीजांड द्वारी सिरा हो गया, ये बीजांड द्वारी सिरा है। देखो बीजांड द्वारी सिरा, ये 8 नंबर बीजांड द्वारी सिरा कहां है? ये रहा। और बीजांड द्वारी सिरा के ठीक विपरीत इधर आ जाओ, 5 नंबर क्या है? निभाग है। तो वही लिखा है कि ठीक विपरीत निभाग यानी कैलाजा होता है। इसे हम कैलाजा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैलाजा कहते हैं। तो जो नाम लिख रहा हूं याद रखना, ठीक है? इसमें नाम अलग एक भी नहीं हुआ है, प्लस हो रहा है अभी तक, ठीक है? और इस वर्ष नीट T20 में आपका क्वेश्चन जो आया था वो यहां से आया था। देखना, यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो देखना आया कि नहीं आया
है ना, ये इंग्लिश लिख रखा होगा और ये हिंदी लिख रखा होगा। देखना पेपर में जो पढ़ा रहा हूं 100% मेडिकल है, नीट क्वालिफाई करना है तो करना है तो करना 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 ही करना है। 100% आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए नीट एग्जाम के वक्त। तो ये क्वेश्चन आया था इस वर्ष, मैं डाल देता हूं क्वेश्चन, है ना। देखना ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या है, 7 नंबर ये रहा, 7 नंबर ये रहा, क्या परिभाषा बन गई, बीजांड को बीजांड वृत्त से या ना बीजांड काय को बीजांड वृत्त से जोड़ने का जो प्रतिनिधित्व करता है, जोड़ने का जो स्थान है वो क्या है, वो है आपका हाइलन या नाभिका। आगे क्या लिखा हुआ है ना, क्या राजा कहते भाषण में आधारी भाग होता है और ये बीजांड का आधारी भाग है। मैंने कहा था कैसा भाग है, ये आधारी भाग है। आगे क्या लिखा हुआ है, अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। तो देखिए अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का पुंज होता है, ये देखो यहाँ पे ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, इसे क्या कहते हैं, 4 नंबर यानी भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं या बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, या बीजांड काय कहते हैं, है ना। यहाँ पे 3 नंबर देखो, ठीक है, हाँ ये देखो रॉन्ग हो गया, ठीक है, 3 नंबर देखो यहाँ पे, तो 3 क्या है, ये रहा जिसे बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, सॉरी, ठीक है, देख लिया करो। वही मैंने देखा मुझसे गलत कि बुक में गलत, क्या गलत, मैंने देखा मुझसे ही गलत भूल गया, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। तो बीजांड काय कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे, कोशिकाओं का एक पुंज होता है, किसके बाद, अध्यावरण, तो एक अध्यावरण, 2 अध्यावरण और तीसरा जो 2 से घिरा हुआ तीसरे नंबर का जो है 3 नंबर हुआ, अर्थात इसे बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं से प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। मैंने बताया था कि सबसे पहले भोजन चाहिए, तो भोजन किसके पास है, बीजांड काय के पास है। किसके पास है, बीजांड काय के पास भोजन है। अब ये भोजन किसके लिए है, अरे भाई भोजन किसके लिए है, नंबर 4 देखो, ये भोजन भ्रूण कोश के लिए है। तो भ्रूण कोश को भोजन कौन देता है, बीजांड काय देता है, वही लिखा है। आगे देखो, बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं से प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूण कोश को हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, किसको, भ्रूण कोश को। तो भ्रूण कोश को भोजन कौन देता है, या मादा युग्मकोद्भिद को भोजन कौन देता है, आप कहोगे सर इसको भोजन बीजांड काय देता है। मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित, तो मादा युग्मकोद्भिद कहाँ स्थित है, बीजांड काय में स्थित है। बीजांड काय कहाँ स्थित है, बीजांड में स्थित है। बीजांड कहाँ स्थित है, कोष्ठक में स्थित है। कोष्ठक कहाँ स्थित है, अंडाशय में स्थित है। अंडाशय कहाँ स्थित है, पुष्प में स्थित है। आपको एक एक इंफॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर क्या हुआ, मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित है। याद रखना, कभी भी मत बोलना बीजांड काय कहाँ स्थित है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बीजांड काय ये रहा, किसके अंदर है, सॉरी मादा युग्मकोद्भिद ये रहा, किसके अंदर है, बीजांड काय के अंदर है। बीजांड काय किसके अंदर है, बीजांड के अंदर है। बीजांड किसके अंदर है, कोष्ठक के अंदर है। कोष्ठक किसके अंदर है, अंडाशय के अंदर है। अंडाशय कहाँ है, पुष्प में है। अंडाशय किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है। आगे क्या लिखा हुआ, एक अंडाशय, सॉरी एक बीजांड, मुझे एक बीजांड, यहाँ पे बीजांड लिखा हुआ है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है। तो भ्रूणकोश याद रखना, भ्रूणकोश सदैव कितना होगा, ये रहा आपका भ्रूणकोश। तो एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होता है। एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होता है, कोई डाउट। एक बीजाणु में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। एक गुरु बीजाणु से निर्मित। अब गुरु बीजाणु क्या है,
पता होना चाहिए। गुरु बीजाणु जो है आपकी अभी पढ़ के आए, पीएस सेल से जो 4 बने थे अर्धसूत्री सॉरी पीएस सेल से क्या हुआ था, पीएस सेल से मैं यहां पे दर्शा देता हूं। पीएस सेल जो थी, अब देखना मैं सभी सेलों को बताता हूं, समझ आएगा आपको। आपकी पीपी सेल थी जिसने क्या बनाया था, बीजांडकाय। क्या बनाया था, बीजांडकाय बनाया था। और आपकी पीएस सेल थी जिसने क्या बनाया था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनाई थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें हुआ था अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बने थे 4 गुरु बीजाणु। क्या बने थे, 4 गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो गए थे, तो एक शेष बचा जिसे कहा क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या कहा, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और वही क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या है, भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश है। वही लिखा है कि एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। तो गुरु बीजाणु से बनता है भ्रूण कोश। कितने गुरु बीजाणु से, एक थे कितने, 4, 3 नष्ट हो गए, एक शेष बचा, उससे भ्रूण कोश बना। अब प्रश्न आता है कि ये 3 नष्ट क्यों हुए होंगे, बने तो 4 थे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बने थे। कितने बने थे, 4। अब 4 में से 3 नष्ट क्यों हो गए, 3 नष्ट क्यों हो गए, एक शेष क्यों बचा, क्यों 4 के 4 शेष नहीं बचे? क्योंकि एक चीज नोट कर लीजिए, हर एक जीव को यदि उसका जीवन है तो उसको भोजन चाहिए। हर एक जीव को यदि जीव है तो उसे भोजन चाहिए। प्रथम आवश्यकता होती है भोजन, दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा, तो इसे भोजन चाहिए। अब भोजन के लिए इसने देखा, यहाँ पे ईश्वर ने देखा कि भोजन जो है वो मात्र भोजन का माध्यम एक ही है, वो क्या है, बीजांडकाय। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो ईश्वर ने कहा बीजांडकाय जो है यहाँ पे इतना भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएगा, बीजांडकाय इतना भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएगा कि चारों के चारों विकसित। इवोल्यूशन की दृष्टि से पढ़िए इस सब्जेक्ट को यानी इस टॉपिक को इवोल्यूशन विकास की दृष्टि से पढ़िए, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ईश्वर ने कहा कि इन चारों को बेहतर तरीके से भोजन नहीं दिया नहीं जा सकता है, और जब भोजन बेहतर तरीके से नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि जिसको भोजन बेहतर तरीके से नहीं मिलेगा उसका विकास भी बेहतर तरीके से नहीं होगा, और जब विकास बेहतर तरीके से नहीं होगा तो बेहतर जीव नहीं बनेगा, और जब बेहतर जीव का निर्माण नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जीवन बेहतर नहीं होगा, अर्थात जीवन की शुरुआत का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर ने कहा ऐसा करो, 3 पहले ही नष्ट कर दो, एक ही बचा लो जिससे कि जीवन की शुरुआत बेहतर तरीके से हो सके। कहने का मतलब यहां पर यह है कि 3 को नष्ट क्यों किया गया था, जिससे कि एक का निर्माण हो, स्वस्थ हो, व्यवस्थित हो, अच्छे से अपने आप के ग्रो कर सके और जीवन की शुरुआत कर सके, बजाय 4 के। तो कहने का मतलब है कि 4 में 3 को नष्ट क्यों किया गया, 3 को नष्ट इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर भोजन की आवश्यकता, जो मुख्य कारण था वो भोजन था, मुख्य कारण क्या था, भोजन था। तो इसीलिए 3 नष्ट किए गए और एक शेष बचा जिसे हमने क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं, और जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने भ्रूण कोश को पढ़ लिया है। अब हम लोग इस भ्रूण कोश के विकास के विषय में, है ना, अगली हेडिंग क्या है, मादा एवं कोद भेद यानी भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका लक्ष्य नीट है और नीट क्वालिफाई करके जरूर आना है। धन्यवाद।